वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी यंग के द्विसलिट प्रयोग के बारे में कि जिसमें हमारे पास जो फ्रिंज है दीप्त और अदीप्त इस तरीके से हमें प्राप्त हो रहा था। फ्रिंज प्रारूप, व्यतिकरण प्रारूप इस तरह से प्राप्त हो रहा था जिसमें बिंदु P पर जो किरणें पहुंच रही थी S2P और S1P, उनके बीच में जो पथांतर आ रहा था वो S2P माइनस S1P, दोनों की वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेशन 2 और 3 में। अब उनको वैल्यूज को हम पुट करेंगे समीकरण 1 में। तो देखो समीकरण 1 में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर कितना हो जाएगा हमारे पास। उसको देखो कि जो पथांतर है वो पथांतर कितना था S2P माइनस के S1P। S2P की वैल्यू हमारे पास कितनी है S2P d प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस प्लस में एक्स डी अपॉन में 2d, ये तो हो गई S2P की वैल्यू। और माइनस S1P की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, ये रही d प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के एक्स डी अपॉन में कितना हो जाएगा 2d, ये हो जाएगा। तो d से d कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर d से d कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर माइनस में ये है, माइनस में ये है, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये प्लस में माइनस माइनस ये भी प्लस में होगा। तो 2xd अपॉन में कितना बचेगा 2d इक्वल टू डेल्टा। तो 2 से 2 जाएगा तो डेल्टा इक्वल टू हमारे पास पथांतर आएगा xd अपॉन d, xd अपॉन d, इक्वेशन नंबर 4। यहां तक लिखें। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्रिंज प्राप्त हो रही है। केंद्र पर केंद्रीय फ्रिंज है जो कि चमकीली होगी, फिर पहली काली फ्रिंज, दूसरी काली फ्रिंज, तृतीय काली फ्रिंज, इस तरह से बोली जाती है केंद्र के सापेक्ष। प्रथम अदीप्त, द्वितीय अदीप्त, तृतीय दीप्त, इस तरह से। दीप्त के लिए प्रथम दीप्त, द्वितीय दीप्त, तृतीय दीप्त, इस तरह से कौन से क्रमांक वाली दीप्त और अदीप्त है उसकी हम बात करेंगे आगे। इक्वेशन नंबर 4 तक कंप्लीट करो। डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा स्मॉल x इंटू डी अपॉन कैपिटल डी, ये पथांतर हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट संपोषी व्यतिकरण के लिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए इधर देखो पहले, संपोषी व्यतिकरण इस तरह से हेडिंग डाल देना। और क्योंकि संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए जो डेल्टा होता है वो कितना होता है, डेल्टा इक्वल टू एन लैम्बडा, ठीक है। इसलिए समीकरण कौन से 4 से एन लैम्बडा इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। तो एन के संगत यहां पर कौन सी फ्रिंज प्राप्त होगी, एन वी दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी एक्सएन, जहां एक्सएन हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, एक्सएन एन वी
क्योंकि संपोषी व्यतिकरण के संगत हमें कौन सी फ्रिंज प्राप्त होगी? दीप्त। तो एक्सएन एनवी दीप्त क्या है? फ्रिंज। एनवी दीप्त फ्रिंज के संगत हमने एक्सएन से नोटेशन दे दिया। एन का मान 1 होगा तो पहली दीप्त फ्रिंज, एन का मान 0 हुआ तो एन का मान 0, तो 0 लैम्डा के संगत हमें केंद्र पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। इस चीज का ध्यान रखना। तो n इक्वल टू जहां n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से हमें वैल्यू प्राप्त होगी संपोषी व्यतिकरण के लिए, क्योंकि यहां पर वैल्यू वही होती है। हियर n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो यहां से xn की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी? n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। इस तरह से हमारे पास क्या आ गई है? n भी दीप्त फ्रिंज, तो n प्लस 1 भी दीप्त फ्रिंज निकाल सकते हो क्या? n प्लस 1 भी दीप्त फ्रिंज, n प्लस 1 भी दीप्त फ्रिंज, वो कितनी होगी? x n प्लस 1 इक्वल टू n के स्थान पर n प्लस 1 रख देंगे केवल, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो अतः फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी? अतः फ्रिंज चौड़ाई मैंने हमें निकालनी थी फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज हैं, n प्लस 1 भी और n भी, या n माइनस 1 भी और n भी ले सकते थे, कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने n प्लस 1 भी ली और n भी ली, तो xn प्लस 1 जो दीप्त फ्रिंज है, दो क्रमागत फ्रिंजों के मध्य की दूरी निकालनी है। तो xn प्लस 1 जैसे कि उस पर्दे पर P पॉइंट यहां पर था o डैश से, जो कि कितनी दूरी पर था? x दूरी पर था, या ये कह सकते हैं कि n v फ्रिंज बन रही है यहां पर बिंदु P पर, और यहां पर बन रही है कोई q बिंदु है, यहां पर बन रही है xn प्लस 1 v फ्रिंज। तो इसमें से अगर हम इस दूरी को घटा दें तो इसके बीच की दूरी ये आ जाएगी, तो बीच में उस फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी ये xn प्लस 1 माइनस के xn। ठीक है, यहां पर बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? xn प्लस 1 यानी कि n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d में से घटा देंगे n लैम्डा d अपॉन d, कितना बचेगा? n वाली टर्म से n वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बचेगी लैम्डा d अपॉन स्मॉल d बीटा। ये फ्रिंज चौड़ाई जो आई है वो किसकी आएगी? दीप्त की आएगी या अदीप्त की आएगी? ये बताओ, दीप्त की या अदीप्त की? देखो ये वाली फ्रिंज थी वो दीप्त थी, यहां पर ये वाली फ्रिंज भी यहां पर दीप्त है। ठीक है, दो चमकीली दीप्त फ्रिंज थी, दीप्त फ्रिंज के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि संपोषी व्यतिकरण है, इस चीज का ध्यान रखना। तो दीप्त और दीप्त, दो क्रमागत दीप्तों के बीच में तो कौन सी बनेगी? अदीप्त होगी, तो ये कौन सी होगी? बीटा अदीप्त, यानी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। ठीक है, ये ऐसे लिख देना, लैंग्वेज लिखवा दूंगा, फिर उसके बाद हम बीटा अदीप्त उसको लिख देंगे। लिखें यहां तक, फर्स्ट को संपोषी व्यतिकरण हेडिंग डालकर लिख दें उसको। इसको लिखने के बाद बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, इसमें लिखना चूंकि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य की चौड़ाई, चूंकि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य की चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। चूंकि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य की चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी, अतः बीटा अदीप्त इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी।
स्मॉल डी और कैपिटल डी के बारे में पता होना चाहिए। रेखा चित्र और पर्दे के मध्य की जो दूरी है वो कैपिटल डी है, और जो दोनों रेखा चित्र थे S1 और S2 उनके मध्य की जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल डी है। ठीक है, डी तो मीटर में भी हो सकती है, कैपिटल डी कि 1 मीटर दूरी पर पर्दा रखा हुआ है, 10 मीटर भी हो सकता है, पर्दा काफी डिस्टेंस पे रखा जा सकता है। लेकिन जो रेखा चित्र होता है, दोनों रेखा चित्रों के बीच की जो दूरी होती है S1 और S2 ये होती है mm ऑर्डर में, 5 mm, 10 mm, इस तरह से 2 mm, बहुत कम होती है। कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। इसके बाद सेकंड डालो विनाशी व्यतिकरण। क्या डालोगे हेडिंग? विनाशी व्यतिकरण। इधर देखो पहले, विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो होगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है डेल्टा वो कितना होता है? 2n+1 λ/2 इतना होता है। जहां n वेरी करेगा, जहां n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। ठीक है, अतः समीकरण 4 से कितना है? समीकरण 4 डेल्टा इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D, XD अपॉन कैपिटल D। तो यहां पर डेल्टा पथांतर अगर कितना है 2n+1 λ/2 यानी λ/2 के इतने गुणज के रूप में है, तो यहां पर xn d अपॉन d। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, जहां xn क्या कहलाएगी? nv अदीप्त फ्रिंज, nv अदीप्त फ्रिंज, क्योंकि किसके संगत बन रही है? वो विनाशी व्यतिकरण के संगत बन रही है। तो यहां पर ये हो जाएगा, तो xn इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 2n+1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन में 2 स्मॉल d, ये हो जाएगा। तब n+1b अदीप्त फ्रिंज कितनी हो जाएगी? n+1b अदीप्त फ्रिंज x n+1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। n के स्थान पर n+1 रखना है, तो किस तरह से करोगे बताओ? n के स्थान पर n+1 रखना है, तो 2n+2, तो ये कितना हो जाएगा? 2n+3, 1 है ये, तो ये हो जाएगा लैम्बडा d अपॉन 2d। n के स्थान पर n+1 रिप्लेस किया है, तो 2n+2+1 यानी कि 2n+3 लैम्बडा d अपॉन 2d, इस तरह से हो गया। अतः फ्रिंज चौड़ाई वो कितनी हो जाएगी बताओ? फ्रिंज चौड़ाई बीटा इक्वल टू xn+1 में से घटा देंगे हम xn को, घटाओ 2n+3, ये हो जाएगा लैम्बडा d अपॉन 2d, में से घटा देंगे 2n+1 लैम्बडा d अपॉन 2d, इसको घटा देंगे तो बीटा आ जाएगा हमारे पास। तो बीटा पहली टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 लैम्बडा d में से 1 लैम्बडा d कैंसिल आउट होगा, तो 2 लैम्बडा d अपॉन में 2d, तो बीटा इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा? लैम्बडा d अपॉन d। ठीक है, ये हो जाएगा। ये किसकी, किनके बीच की निकाली है? दो क्रमागत अधिक फ्रिंजों के मध्य की चौड़ाई, क्योंकि दो क्रमागत अधिक फ्रिंजों के मध्य की चौड़ाई, दो क्रमागत अधिक फ्रिंजों के मध्य की जो चौड़ाई है वो किसकी चौड़ाई कहलाएगी? दीप्त फ्रिंज की। दो अधिक बन रही हैं इस तरह से, इनके मध्य की आप चौड़ाई निकाल रहे हो तो वो किसकी आएगी? दीप्त की। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है, अर्थात बीटा दीप्त इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d, ये हो जाएगी बीटा दीप्त। और बीटा अदीप्त दोनों ही कितने आ रहे थे? लैम्बडा d अपॉन d,
यानी कि जो फ्रिंजें बन रही हैं चमकीली और ब्लैक यानी कि काली, चमकीली और काली जो भी बन रही हैं वो समान चौड़ाई की होंगी। इस तरह से सेम चौड़ाई इतनी होगी, यहाँ पर सेम इतनी होगी, अगली भी ऐसे होगी। ऐसे नहीं कि पहली ऐसी हो, दूसरी ऐसी हो, तीसरी इस तरह से हो, इस तरह से नहीं है। हमेशा वो समान चौड़ाई की जो फ्रिंजें हैं, चाहे वो चमकीली हो चाहे वो काली हो, समान चौड़ाई की वो हमें प्राप्त होंगी। तो लिख दें इसको पूरा। पूरा कंप्लीट कर दो इसको। इसके बाद आगे लाइन लिखना, बीटा दीप्त लिख दिया लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, लाइन लिखें इसके बाद एक। अतः स्पष्ट है कि दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान प्राप्त होती है। दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज के मध्य की चौड़ाई समान प्राप्त होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखें, प्रकाश के दो कला संबद्ध स्रोत, प्रकाश के दो कला संबद्ध स्रोत जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 81:1 है, जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 81:1 है, जिनसे व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, जिनसे व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, फ्रिंजों की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रिंजों की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो कला संबद्ध स्रोत हैं, उनसे दो किरणें निकल रही हैं जिनकी तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है। तो आंसर करके हम उनकी तीव्रताओं का अनुपात, तरंगों का अनुपात, तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात I1/I2 कितना दे रखा है 81/1, 81/1 ये दे रखा है। ठीक है, गिवन है ये सब। फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें I मैक्सिमम अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, ये ज्ञात करना है हमें। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम जो तीव्रता है, I मैक्सिमम का मतलब संपोषी, I मिनिमम का मतलब विनाशी। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पहले निकाला था संपोषी और विनाशी के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत में, √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर तो कितना हो रहा था I मैक्सिमम अगर प्लस है तो, और नीचे √I1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर, ये कितना था मिनिमम। ये I मैक्सिमम की वैल्यू थी और ये I मिनिमम की थी। ऐसे आ रहा था वहां पर I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2, यहां आ रहा था I1 प्लस I2 माइनस 2
√i1 इस तरह से आ रहा था, तो होल स्क्वायर के रूप में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, i1 अनुपात i2 दे रखा है, तो इसमें से हम क्या करें, √i2 का जो अनुपात √i2 है इसमें से बाहर निकालेंगे, तो i2 बचेगा बाहर, तो कितना बन जाएगा, रूट में i1/i2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहां से i2 को अगर हम कॉमन लेंगे, √i2 को, i2 बाहर निकलेगा और रूट में i1 कितना हो जाएगा, i2 -1 का होल स्क्वायर। यहां पर i2 से i2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट में i1/i2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, रूट में i1/i2 -1 का होल स्क्वायर। रूट में i1/i2 81/1 यानी 81 वैल्यू दे रखी है, तो रूट में 81 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 81 रूट में -1 का होल स्क्वायर। तो रूट 81 कितना हो जाएगा, 9, तो 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, 100 अपॉन में 64, 8 का स्क्वायर 64। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कितने से जाएगा, 4 से, तो ये तो 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16, 16 64, तो 25:16 में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात प्राप्त होगा। कंप्लीट कर लो इसको, देखना इसको ये कहां से लिखा था, अध्यारोपण के सिद्धांत से लिखा है, वहां पर आ रहे हैं आई मैक्सिमम और आई मिनिमम निकाला था हमने। कंप्लीट करो इसको। इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।